चलो कौन सा टॉपिक है आज? सीरीज एलसीआर सर्किट ना, सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होता है, एक आपका रेजिस्टेंस होगा R, एक आपका इंडक्टर और एक होगा आपका कैपेसिटर। तीनों लगे होंगे सीरीज में। कुछ बुक्स में इसको एलसीआर सर्किट भी कहते हैं, कुछ में आरएलसी कहते हैं। यहाँ हमने अप्लाई किया है एसी। एसी यानी कि एक ईएमएफ होगा। कितना हम लोग अप्लाई कर रहे थे? ई नॉट साइन ओमेगा। अब पिछले ने 3 केस देखे थे। एक आपका रेजिस्टेंस देखा था, एक इंडक्टर देखा था यानी कि कॉइल वाला देखा था, एक देखा था कैपेसिटर। रेजिस्टेंस में अगर हम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की बात करें जो कि आपका वीआर था, तो वो जो वीआर वोल्टेज था वो और आपका करंट दोनों कैसे थे? सेम डायरेक्शन सेम फेज में थे। ठीक है, यहाँ अगर मिल की बात करें तो दोनों एक्सप्रेशन निकल के आए थे। उसमें जो करंट आपका था ऊपर था नीचे था? लैग कर रहा था ना। तो करंट इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज आपका वी एल जो है वो आपका ऊपर होगा और करंट जो है आई वो आपका नीचे होगा। थर्ड केस अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस बात करें वोल्टेज की, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकल के आया था वो निकल के आया था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब आई जो था वो आपका लीड कर रहा था पाई बाई 2 एंगल से, और जो करंट जो वोल्टेज था वो आपका लैग कर रहा था। इसके क्रॉस वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के क्रॉस बी आर होगा और इंडक्टर के क्रॉस यानी कॉइल के क्रॉस बी एल और आपका कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा? बी सी। क्लियर है? इसके बाद में हमें क्या लिखना है, इन तीनों के क्रॉस सबसे पहले तो हम कंसीडरेशन करेंगे। एक लाइन का कंसीडरेशन है आपका कि क्या क्या हमने ले रखा है और कौन सा सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई किया है। तो लिख लीजिए आप लोग पहले, कंसीडर रजिस्टर, चाहे आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं R, इंडक्टर, वही कॉइल है आपकी, L एंड कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस कह सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected in parallel, sorry series, connected in series to a source of EMF। क्या लेते तुम लोग हर बार E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो हमें कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। पहले हमने क्या किया, इंडिविजुअली कर लिया। पहले हमने एक रजिस्टर ओनली लिया, एक इंडक्टर ओनली लिया और एक लिया था आपका कैपेसिटर। तीनों को अलग अलग किया था। इस बार तीनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं सीरीज में। सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं। हमें पता था इसका जो वोल्टेज है वो सेम फेज में होता है। रेजिस्टेंस वाला, इंडक्टेंस वाला जो है यानी कि जो आपका इंडक्टर वाला है वो वोल्टेज आपका लीड करता है, जबकि कैपेसिटर वाला वोल्टेज जो है वो आपका लैग करता है। इसके बाद में हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि जो वोल्टेज है, और यहाँ पे जब हम लोगों ने फेजर डायग्राम पढ़ा था तो हमने आई और बी को क्या लिया था? रोटेटिंग वेक्टर लिया था। क्या लिया था? रोटेटिंग वेक्टर। तो यहाँ पे जो बी है आपका जो वोल्टेज है, चाहे वो बी आर हो, चाहे वो आपका बी एल हो, चाहे वो आपका बी सी हो, वो सब बिहेव करेंगे एज अ वेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि जो वोल्टेज है, द वोल्टेज बी आर इज इक्वल टू आई आर। ये वोल्टेज जो बी इज इक्वल टू आई आर है वो किसके क्रॉस है? रेजिस्टेंस के क्रॉस। देख रहे हो? मैं देख, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर अक्रॉस द रजिस्टर या अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इन सेम फेज। किसमें? सेम फेज में। अब निकालेंगे इसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। तो मैक्सिमम लोगों ने देखा था करंट मैक्सिमम कहाँ तक था? आई नॉट था। ईएमएफ जो है वो ई नॉट था। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? वी नॉट हो जाएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो ये आपका हो जाएगा वी नॉट आर और ये आपका हो जाएगा कितना? आई नॉट आर। ठीक है, वी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट आर। क्लियर है? ठीक है।
ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1। सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे? सेकंड में किसके क्रॉस वोल्टेज लेना है हम लोगों को? सेकंड में लेंगे इंडक्टर के क्रॉस, मतलब लाइन बिल्कुल सेम ऐसी लिखनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? द वोल्टेज VL इज इक्वल टू IXL। देखो वहां पे हम लोगों ने देखा था जो रेजिस्टेंस था वो R था, जबकि अगर हम बात करें सेकंड वाले में इंडक्टर में, तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस कौन था? इंडक्टर में रेजिस्टेंस था आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, लिखवाया था कुछ XL जैसा दिख रहा था, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, वो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस था। तो इस सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का वर्क करता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है वो आपका उसका रूप थोड़ा सा पहले V इक्वल टू IR होता है, लेकिन रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। VL इज इक्वल टू IXL इज, अब जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है, लीड कर रहा है? सेकंड में लैग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? वोल्टेज जो है लीड कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। एक्सेल लीड्स सर, तो इक्वल दिख रहा है दोनों अहेड ऑफ करंट। हाँ इक्वल दिख रहा है सर, वहाँ भी सर सेम, मतलब सेम फेज में था, यहाँ भी सेम स्ट्रेट ही है। कहाँ ये सेम फेज में? अरे ये दोनों के बीच का एंगल देखो क्या कर रहे हो? 90 डिग्री का। π/2 हो जाएगा ये π/2 हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल देखना कितना है? तो वोल्टेज VL is equal to IXL leads ahead of current। YN एंगल कितना एंगल है? 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन, ठीक है। YN एंगल π/2 रेडियन। तो एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा? अरुण बताओ एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, द वोल्टेज एक थोड़ा सा और लिख लेना, VL is equal to across the इंडक्टर, मतलब जो आपका इंडक्टर के क्रॉस है या फिर कॉइल के क्रॉस है, वो आपका हेड है करंट के, और π/2 एंगल से जो एम्पलीट्यूड निकालना है वोल्टेज का। तो एम्पलीट्यूड कितना होता है तो बताओ? V0। वहां पे हम लोगों ने क्या लिया था भाई? यहाँ पे आप लोगों ने V0 R लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V0 L हो जाएगा इंडक्टर के लिए, इज इक्वल टू माइनस थोड़ी ना लेंगे। लैग लीड का मतलब क्या है? लीड का मतलब है अपवर्ड है भाई, वोल्टेज ऊपर है। वोल्टेज ऊपर है मतलब वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है। जहाँ पे तुम उस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो जो फाइनल निकल के आई थी, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। तो इसका मतलब ये था कि करंट आपका जो है वो लैग कर रहा था। अगर करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज क्या करेगा? वो आपका लीड करेगा। तो यहाँ पे π/2 होगा, माइनस से मतलब ही नहीं है। अगर हम लैग लीड की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस का झंझट ही खत्म है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? I0 XL। XL इज इक्वल टू कितना था? ओमेगा L। कितना था? ओमेगा L। तो V0 इज इक्वल टू, चाहे आप I0, बल्कि हम लोग प्रेफरेंस पहली इक्वेशन को देंगे जो मतलब ऊपर निकल गया है, इसकी बात की जरूरत पड़ेगी। थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में है आपको क्या नोट करना है? कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द वोल्टेज VC इज इक्वल टू IXC। इसके क्रॉस है ये, अक्रॉस द कैपेसिटर। फेज में है, लैग कर रही है, लीड कर रही है? लैग कर रही है ना, वोल्टेज जो लैग कर रहा है, तो लैग्स बिहाइंड द करंट। और किसके पीछे? करंट के पीछे। तो लैग्स बिहाइंड द करंट। YN एंगल कितना एंगल है? कितना है? π/2 रेडियन, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकालेंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज करंट, बताओ क्या लिखेंगे? V0 C इज इक्वल टू I0 XC, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I0 ओमेगा XC इज इक्वल टू कितना था? 1/ओमेगा C, ठीक था? XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी। नोट करो इतना, पहले नोट कर लो। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? हमने 3 इक्वेशन निकाले, तीनों समझ में आई थी। पहली में क्या था कि जो आपका वोल्टेज था R के क्रॉस V0 R, वो था आपका I0 R। सेकंड में V0 L कितना था? बताओ। I0 XL। और थर्ड में था V0 C इज इक्वल टू I0 XC, ठीक है। तीनों इक्वेशन निकल आई थी, जहाँ एक आपका R के क्रॉस था, एक L के क्रॉस था, एक आपका
सी के क्रॉस ये तीनों वोल्टेज हैं। हर बात समझ रहे हो? इसके बाद में हम लोग इनका रिजल्टेंट ग्राफ बनाएंगे या फिर इनका बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो मैं इसको रफ करता हूँ फिर बनाता हूँ फेजर डायग्राम। ये तीनों तो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, मैंने खाली तुम्हें फिर से रिवाइज करवा दिया एक बार। फेजर डायग्राम हाँ हाँ देखो ये आपका EMF ही होता है, यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस फाई, दोनों में ये कौन है? ये है आपका करंट। क्लियर? ये तो हमारा बेसिक फेजर डायग्राम है। अब इसमें अगर आप देखें तो जिधर आई है उधर कौन है? बी आर नहीं है, बी आर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और करंट दोनों एक ही फेज में है, तो इधर हम क्या बना देंगे? बी आर। और आई करंट के ऊपर कौन है? यहाँ करंट से 90 डिग्री लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज BL। ये आपका BL लीड कर रहा है, ठीक है भाई। BL वेक्टर हो गया, ये आपका BR हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तीसरे केस में, थर्ड केस में, तो वहाँ BC जो है वो करंट से कितना लैग कर रहा है? y/2 90 डिग्री। तो ये जो करंट है इससे आप 90 डिग्री लैग करवा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? BC। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? सबसे पहले करंट बनाया, करंट के क्रॉस BR है, मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया? BL हमने देखा, BL जो है वो आपका करंट से लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो ये आपका BL हो गया करंट से 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि π/2 रेडियन पे। ये भी आपका π/2 रेडियन पे, थोड़ा सा तिरछा है, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद में हमें रिजल्टेंट निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस BC हाँ लैग कर रहा है इन कंपैरिजन टू करंट, करंट ऊपर है BC नीचे है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या देखना है? हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर रिजल्टेंट निकालना है, हम इन तीनों को एक ही प्लेन में लेना चाहेंगे। अगर ये आपका BC नीचे है, इसको ऊपर करें। आपने एक वेक्टर पढ़ा हुआ नेगेटिव ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर ए है, अगर वो टुवर्ड राइट है, हम इसको लेफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर यस सर 11th का टॉपिक है, माइनस ए हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो यहाँ BC जो नीचे की तरफ है, इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, आपका -BC हो जाएगा। और एक खास बात और, ये अगर इसको ऐसे इस तरह से मिला दें तो ये आपका बन रहा है पैरेललोग्राम। क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। और अगर आपको याद हो बाय द वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था उसमें हमने देखा था, इस तरह से पढ़ा था कि आपके दो वेक्टर होते थे, एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था। तो इनका रिजल्टेंट जब हमें निकालना हो रहा था तो रिजल्टेंट क्या था? अगर ये दो वेक्टर जो थे वो एडजेसेंट, किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से जुड़े हुए थे, तो इनका डायगोनल था, जो इनकी डायगोनल थी, डायगोनल क्या बताती थी? रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जा रहा था आपका R = A + B। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कि अगर दो वेक्टर्स हैं वो किसी भी पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है, तब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम की डायगोनल होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा करने वाले नहीं है, वो लगाएंगे बहुत तमाशा होगा। हम लोग यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। और एक खास बात और थी, अगर ये वाला वेक्टर ए था तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो रहा था? पैरेलल वेक्टर इक्वल हो रहे थे। ये वाला बी था तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो रहा था? बी। अब यहाँ पे इसका क्या यूज होना है? ये वाला वेक्टर नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? BL - BC। BL है, एडिशन हो जाएगा, इधर माइनस का BC है, तो इसको हम लिख सकते हैं BL - BC। क्लियर है? समझ में आया? BL - BC। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए, ये सब मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ BL - BC लिखा है, आप इसको ऐसे लिखिए BL - BC नेट रिजल्टेंट। तो अप्लाई कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये वाला आपका एंगल है, एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है, ये है आपकी हाइपोटेन्यूस। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूस, तो ये आपकी E² विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब BL - BC का होल स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर, दैट इज BR²। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? शिवम, सत्यम, अंशु? ट्रायंगल अलग बनाते हैं सेपरेटली, चलो। अच्छा, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया है? इन ट्रायंगल, इसे O मान लो, इसे A मान लो, इसे B मान लो, C। और इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, OAB ट्रायंगल। बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हैं,
इतना ज्यादा हमें मैथ का सारा ज्ञान यहाँ थोड़ी बदल देना है, जो कुछ है कोई बात नहीं बेटा, इतना बहुत सफिशिएंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा कम करता हूँ। ये जो ट्रायंगल है इसको मैं अलग लिख देता हूँ, जिससे कि आगे आपको जब cos फाई यानी कि पावर फैक्टर निकालना पड़े तो प्रॉब्लम ना आए। कुछ ऐसा सीन बन रहा है। ये वाला एंगल आपका फाई है, ये आपका ई है, और यहाँ आपका बी आर है, ये है आपका बी आर माइनस बी। क्लियर है? तो यहाँ पे ई स्क्वायर देखेंगे, ये आपका हो जाएगा वी इक्वल टू कितना था, आई नॉट एक्स एम माइनस बी सी कितना था, आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर और आर स्क्वायर। विजिबल है यहाँ पे, विजिबल दिख रहा है सब कुछ? क्लियर है? चलो कॉमन कुछ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे हम लोग? आई नॉट इज कॉमन है, आई नॉट इज कॉमन है, बिल्कुल आई नॉट कॉमन लेंगे। अगर आई नॉट कॉमन ले रहे हैं इसमें से स्क्वायर है तो मतलब आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल आएगा, ये बचेगा आपका एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अच्छा एनसीईआरटी में लोचा है, एनसीईआरटी वालों ने क्या कर रखा है, इसको नीचे ले रखा है तो एक्ससी माइनस एक्सएल लिया है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएशन और कर सकते हैं। अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट में लेंगे तब क्या करना पड़ेगा, बीसी को सॉरी बीएल को आप नीचे उठा लाएंगे, ठीक है? समझ पा रहे नहीं? लेकिन मोस्ट ऑफ द साइड जो है उनमें बीएल को तवज्जो दी गई है, बीएल को ऊपर रखा गया है, बीसी जो नीचे था उसे ऊपर उठा ले जाया गया। रिजल्टेंट निकाला है इस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ऊपर वाले प्लेन में, ना कि नीचे वाले प्लेन। ठीक है? एनसीईआरटी वालों ने क्या कर रखा है, उन्होंने बीसी जो था बीएल को वहां से उठा के यहाँ लाया है। दोनों में जो फाइनल निकल के आता है वो सेम निकल के आने वाला है, कुछ अंतर नहीं होने वाला है। ठीक है? तो प्रॉब्लम ना लगे आपको। प्लस आपका आई नॉट यहाँ से भी कॉमन हो चुका है, तो आई नॉट अगर कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचेगा, आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका ई नॉट रहेगा, ई नॉट इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। ई नॉट आई नॉट स्क्वायर क्यों है, 2 आई नॉट नहीं आ सकता? ई नॉट है 2 आई नॉट कहाँ से, कहाँ पे सर? आई जो कॉमन लिया है यहाँ पे हाँ स्क्वायर, क्योंकि ई सॉरी आई नॉट कॉमन है ना, यहाँ भी आई नॉट, यहाँ भी आई नॉट, बाहर कहाँ पे ई था, ये वाला नहीं, ये वाला ई था। लेकिन जब हम एम्पलीट्यूड लेंगे, इन सब का एम्पलीट्यूड ले रहे हैं तो ई का भी एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा, और हमें पता है ई का एम्पलीट्यूड क्या होता है। ई की मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, वो आपकी ई नॉट थी। ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे आई की मैक्सिमम वैल्यू, हर किसी की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको इधर ले आएंगे, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और कोई खास पता नहीं है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ऐसे इसको छोड़ दिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर नोट कर दो मैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। अरुण को बहुत अच्छी आ रही, क्या बात है, देखो इधर, तो यहाँ पे ई नॉट हो जाएगा अपॉन में आई नॉट हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, या फिर आप चाहे इधर रख सकते हैं। अब यहाँ पे ई नॉट अपॉन आई नॉट, अगर हम इस इक्वेशन को कंपैरिजन करें, ऐसे ना करें तो आप ऐसे कर लें, आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस आई को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, इसकी कंपैरिजन करेंगे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है, ये आपका अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग, अब हम इक्वेशन के ओम्स लॉ, ये फैक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू होता है आपका ये कोना, तो ये आपका वोल्टेज की जगह ईएमएफ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और आर की बात करेंगे तो आर की जगह पे कौन है, ये पूरा फैक्टर है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये फैक्टर जो है वो आपका बिहेव करेगा किसकी तरह, रेजिस्टेंस की तरह, और इसे हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोलते हैं? यही आपको निकालना था, यही डिराइव करना था, क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे इसे इक्वेशन मान लेते हैं, पहली सेकंड हो जाएगी, पहली ऊपर वाली थी, तो हम कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन विद ओम्स लॉ, इट इज क्लियर दैट
द फैक्टर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ऑफर्स सर आपने कहा था टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड से सिर्फ एक ही तरफ लिया था I नॉट 1 A नॉट 1 I नॉट 1 नहीं लिया था। कहाँ नहीं है, क्या कर रहे हो? वो लिखा है। दोनों का इधर स्क्वायर थोड़ा एक स्टेप मैंने गायब कर दिया, मुझे लगा आप समझदार हैं। नहीं नहीं ध्यान नहीं। ऑफर्स कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस टू द सीरीज LCR सर्किट, LCR circuit, CKD means circuit and is and known as impedance। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। काफी है, इतना कॉपी कीजिए इतना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताते हैं अभी। चलो भाई